स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है, मतलब यूरिया का मास यहाँ पे दिया है और कैलकुलेट करने के लिए बोला नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। तो क्वेश्चन में मास दिया है, मोलार मास नहीं दिया, तो मोलार मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे मास और मोलार मास वैल्यूज पुट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरा पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग फर्स्ट मोलार मास फाइंड करेंगे। अभी मोलार मास किसका फाइंड करना है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यूरिया दिया है। अभी यूरिया का स्ट्रक्चर अब याद रखो, यूरिया यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यूरिया का यहाँ पे वर्ड होगा, स्पेलिंग होगा। तो यहाँ पे देखो यूरिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 NH2। अब इससे ना हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कितना दिया है 1, नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया है 4, नाइट्रोजन कितना दिया है 2 और अपना ऑक्सीजन कितना दिया है 1। समझा इतना। अभी इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। कार्बन मास कितना रहेगा 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, यहाँ पे 2 बोला है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 28 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन प्लस क्या आएगा 16। तो यहाँ पे इसको ऐड करके हमें यहाँ पे मिलेगा 16 म्यू। और ये म्यू क्या होता है, SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो जो यूरिया है उसका मुझे मिला 60 मिला। इसका मोलार मास मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH4N2O, मतलब ये यूरिया है, इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के दे रही हूँ। इसका मुझे कितना मिला 12 प्लस 4 प्लस 28 प्लस 16 इज इक्वल टू 60 म्यू। तो ये मुझे मिला मोलार मास। अभी यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है वैल्यूज डाल के। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए बोला है, जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार मास। देखो यहाँ पे मास कितना बोला है 5.6 और यहाँ पे जो मोलार मास हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो 60। अब इसको कैलकुलेट करो 5.6 अपॉन 60 कितना आएगा, यहाँ पे 0.0933 मोल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी दूसरा मुझे सॉल्व करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, मतलब Na। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखो कितना दिया है 0.0933 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना आता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो समथिंग 0.561 ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻23, मैंने 28 लिखा है 23। अगर ये डेसिमल आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, एक पॉइंट से डेसिमल शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आएगा 5.61 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझा आपको ये कैसे किया, इजी है। ये क्या है, अपना फॉर्मूला याद रखो नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसका अपना फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। एग्जाम में इसका एटॉमिक मासेस दिया होगा, गिवन होगा, सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है।
तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मास निकालना है NaCl का, तो Fm इज फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। तो सोडियम का कितना दिया है 23 और अपने क्लोरीन का कितना दिया है 35.5। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 5.8 58.5 फॉर्मूला मास, और यहाँ पे इसका यूनिट रहेगा म्यू। समझा आपको? अभी देखो CuNO3 ट्वाइस बोला है, तो इसमें देखो एटॉमिक मासेस सबका गिवन है, तो आएगा फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस। Cu कितना बोला है 63.5, ठीक है। नेक्स्ट प्लस करेंगे, यहाँ पे पूरा NO3 ट्वाइस बोला है, तो 2 जो है ना वो सामने रखना है ऐसे, समझा। अभी अंदर वाला लिखो, N बोला है, N का कितना बोला है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको होल पूरा कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा आंसर 187.5 म्यू। ये आप इसका कैलकुलेशन करके देखो, फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस, ठीक है। फॉर्मूला मास समझा, कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया और नीचे अंडरलाइन करके दिया होगा एग्जाम के टाइम पे, जो अंडरलाइन किया है उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अभी कॉमन इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद रखो, जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 मतलब क्या, अली, ना, के, रब से फरियाद, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो +1 होगा। ये सारे के सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, ठीक है। और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होता है, मतलब ये सारे न्यूमोनिक्स में बता रही हूँ, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 2 के, इनके रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये आपको याद रखना। और एक याद रखो, जो ऑक्सीजन होता है उसका चार्ज होता है -2, और ये जो हाइड्रोजन रहेगा ना उसका चार्ज होता है +1 या फिर -1 होगा। अगर सपोज हाइड्रोजन मेटल से अटैच, अभी मेटल का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, अगर मेटल का चार्ज पॉजिटिव तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर इफ हाइड्रोजन इज अटैच टू मेटल तो उस टाइम पे हाइड्रोजन का चार्ज होगा -1, समझा। दूसरा वाला केस क्या है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच है तो हाइड्रोजन का चार्ज होगा +1, ये आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है वो अंडरलाइन करके दिया है हमें, तो उसी को अज्यूम करेंगे X। पोटाशियम अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था, वो ग्रुप 1 का एलिमेंट था। ग्रुप 1 का एलिमेंट मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो K का आएगा +1। अभी मुझे आगे का एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये प्लस करना ही है। दूसरा Mn का अंडरलाइन किया, मतलब वो X प्लस एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, यहाँ पे 4 दिया इसलिए, और इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है तो यहाँ पे आएगा 0। अभी बच्चे लोग ना यहाँ पे 1 लिखते, चार्ज नहीं है मतलब 1, तो 1 नहीं लिखना है, 0। अभी यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल मैथमेटिक्स, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या आएगा 1 + x प्लस माइनस माइनस 8 = 0। अभी इसको रीअरेंज करोगे तो x का वैल्यू आएगा +7। और यहाँ पे एग्जाम के टाइम पे बच्चे इतना ही लिख के आते हैं x = 7, तो नहीं, प्लस माइनस चार्ज देना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज कैरिड बाय एन एटम। एटम के ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उससे हम लोग यहाँ पे बताते तो चार्ज देना है। ये वाला रॉन्ग है, इसे कभी नहीं लिखना है। अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे K2Cr2O7 बोला है, K आया फिर से, तो K कितना था +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2। आगे के एलिमेंट के लिए प्लस ही करना है। क्रोमियम को अंडरलाइन किया, मतलब क्रोमियम होगा X मल्टीप्लाई बाय 2 2x प्लस
एक ऑक्सीजन का चार्ज है -2, 7 दिया है, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा -14। -2 मल्टीप्लाई बाय 7 लिखती हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू चार्ज नहीं दिया, ऐसे कुछ चार्ज दिया होगा बट यहाँ पे नहीं दिया है तो 0। अब इसको कैलकुलेट करो तो +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16 नहीं आएगा, कितना आएगा 12 और x इज इक्वल टू +6। समझा आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर सपोज एक एग्जांपल और रख देती हूँ चार्ज वाला, ये दिया है, इसमें S का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो S का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो x, उसको अज्यूम करोगे x, आगे का एलिमेंट प्लस एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, ये नहीं, ये ओवरऑल चार्ज है। ऑक्सीजन का खुद का चार्ज होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। अभी ओवरऑल चार्ज ये दिया है -2, तो अभी इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, x इज इक्वल टू -2 + 8 इज इक्वल टू 6 +6। समझा। अभी अगर सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं AB प्लस दी तो ये जो प्लस दिया है वो ओवरऑल चार्ज है, ये सिर्फ B का चार्ज नहीं होगा, ओवरऑल चार्ज है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। अभी ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप 3 लॉज याद रखो, ABC। A मतलब एवोगैड्रो लॉ, B बॉयल्स लॉ एंड C चार्ल्स लॉ। याद रखो ये ट्रिक आइडियल गैस के लिए ABC। तो एवोगैड्रो लॉ में देखो 3 टर्म्स होते हैं, हम लोग 3 टर्म्स यूज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और एक आता है नंबर ऑफ मोल्स, उसके ये मैं अभी नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ है, सब बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ में आप याद रखो TB मतलब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट तो रिलेशन किसका मिलेगा हमें, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन मिलेगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखो। और जितने भी ये लॉज है ना गैस लॉज, उसमें सिर्फ बॉयल्स लॉ ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी के जो लॉज है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो बॉयल्स लॉ का यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बॉयल्स लॉ के इसमें कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझा ये। नेक्स्ट है चार्ल्स। चार्ल्स में आप याद रखो PC, PVT में अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो रिलेशन किसका आएगा, यहाँ पे PC बोला ना, V एंड T का रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे V एंड T का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मैंने बोला आपको कि बॉयल्स लॉ का ही सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी का डायरेक्टली। तो यहाँ पे आएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। समझा ये। अभी थर्ड लॉ एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इसके लिए आप टैप याद रखो, टैप TAP। TAP कैसे, देखो यहाँ पे T और यहाँ पे P, टैप मतलब एवोगैड्रो लॉ में टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा। याद रखो एवोगैड्रो में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों भी कांस्टेंट हुआ तो यहाँ पे बचता है V। तो V का रिलेशन किसके साथ आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। याद रखना है एवोगैड्रो लॉ में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना समझा, याद रखो ABC 3 लॉज है। अभी यहाँ पे ना ध्यान से ऑब्जर्व करो कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कौन सा टर्म कॉमन है, PVT कौन सा कॉमन है। यहाँ पे देखो इसमें V दिया है, V दिया है, V दिया है, तो जो कॉमन वाले टर्म्स है ना उनको मैं एक साइड में रख रही हूँ, मतलब लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ये V2 लेफ्ट साइड में पहले से ही है, ये सेकेंड वाले इक्वेशन में V को मैं ऊपर लिख रही हूँ, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग।
अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों लॉज को कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग ऑल द अबाउट 3 लॉज वी गेट, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या है, वी 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 वी, तो लेफ्ट साइड में आएगा वी। फिर है प्रोपोर्शनल साइन, तो आएगा प्रोपोर्शनल साइन। अभी इसमें आप देखो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है, मतलब अगर मुझे यहाँ पे वो अपॉन वाला केस करना है तो मैं n/1 लिख सकती हूँ या फिर t/1 ऐसे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या दिया है, यहाँ पे n1t, मतलब क्या आएगा nt, n मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय t, मतलब ही nt। समझा भी? अभी डिनोमिनेटर में देखो 1p1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय pp, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। अभी इसके बाद ये जो p है उसको यहाँ पे भेजो तो मिलेगा pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt। फिर क्या करेंगे, ये साइन को रिमूव करना है, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आएगा pv इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा r। अगर मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये बनेगा pv इज इक्वल टू nRT। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये जो कांस्टेंट है r, इसको बोलते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट, क्योंकि गैस लॉस चालू है तो इसका नाम है गैस कांस्टेंट। तो ये था आइडियल गैस इक्वेशन। अभी ऑर्गेनिक के अपने रिएक्शंस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ इथेन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथेन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। अभी ध्यान से देखो, इथेन बनाना है हम लोग को, प्रिपेयर करना है इथेन फ्रॉम इथीन। अभी ये इथीन में कार्बन कितना होता है अगर ये नहीं पता तो रिएक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इसलिए इथ बोला है, इथ मतलब 2 कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथीन। अभी मुझे इथीन से इथेन बनाना है तो यहाँ पे आएगा एरो, और यहाँ पे इथेन का मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अभी दोनों में देखो आप, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस ऑब्जर्व करो। पहले डिफरेंस क्या दिखेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड मिला, मतलब हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। और जब भी हम लोग डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना, तब वहां पे एडिशन होता ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशन किसका होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिया और प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में ये 3, मतलब टोटल कितना हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, 2 हाइड्रोजन। देखो आप ध्यान से, पहला वाला CH2 था, उसमें अगर एक H ऐड हुआ तो CH3 बनेगा, दूसरा वाला भी सेम CH2 है, अगर इसमें एक H ऐड किया तो CH3 बनेगा, मतलब हमें क्या ऐड करना है, H2, तो वो लिखना है बाजू में H2। इतना समझा? अभी जब भी यहाँ पे H2 लिखोगे ना, मतलब अल्कीन वाला केस आएगा या फिर अल्काइन वाला केस आएगा, तो उस टाइम कंडीशन याद रखो, क्योंकि कंडीशन के लिए मार्क्स है। अगर इतना लिख के अगर आओगे तो एग्जाम में 0 मिलेगा, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो मेन मार्क्स देने वाला है वो ये है पार्ट। तो इसमें आपको लिखना है प्लैटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर। इसमें पीपी वालों को याद रखो, पीपी वालों को साथ में रखना है, और पी से क्या बनता है, आर। तो पीटी और पीडी के लिए रूम टेम्परेचर, और निकेल के लिए रहेगा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर सपोज इसके जगह पे प्रोपीन होता तो हम लोग सेम करते, प्रोपीन प्लस H2, ये सेम टू सेम, और प्रोपीन। अभी देखो रिएक्शन कैसे हुआ है, पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बॉन्ड ब्रेक किया। अभी जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, जो दिया है उसको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये CH2 और H मिलके बना CH3, डबल बॉन्ड से बना सिंगल बॉन्ड, और वापस से अपना CH3। समझा? अभी नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। अब ये इथाइल क्या होता है, इथाइल होता है CH3 CH2 और ब्रोमाइड क्या होता है Br, और इससे मुझे फिर से बनाना है इथेन। इथेन होता है अपना CH3 CH3।
ठीक है। अभी आप फिर से दोनों में डिफरेंस देखो, CH3 सेम है, यहाँ पे CH2Br और यहाँ पे CH3, मतलब यहाँ पे Br नहीं दिया है, मतलब मुझे Br को निकालना है। अभी ये वाला केस याद रखो, अल्काइल ब्रोमाइड, इसको ना अल्काइल बोलते हैं। अल्काइल क्या होता है? कार्बन का चेन। अल्काइल ब्रोमाइड से अगर मुझे इथेन बनाना है तो मुझे ऐड करना है 2 टाइम्स H। ये 2 टाइम्स H वाला जो है, ब्रैकेट वाला H, इसको बोलते हैं हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन। और अगर नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हुआ तो एरो के ऊपर आएगा जिंक कॉमा HCl। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ है? जो ग्रुप, देखो रिएक्टेंट में ना देखना है कि जो ग्रुप कार्बन के अलावा एक न्यू ग्रुप देखना है। तो यहाँ पे कार्बन और H के अलावा हमें Br दिख रहा है, तो Br होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। Br क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये Br क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे एडिशन करना है 2 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे आंसर आएगा CH3 प्लस HBr। तो ये 2 रिएक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। अभी वुड्स रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन में मिलेंगे आपको। तो वुड्स रिएक्शन में आप याद रखो अल्काइल हैलाइड यूज करना है, बट ये जो अल्काइल हैलाइड है ना वो 2 टाइम्स लिखोगे। ये रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड, सिर्फ इसी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड 2 टाइम्स यूज होता है। तो अल्काइल हैलाइड जो एक है उसको मैंने सीधा लिखा नॉर्मल, और दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है उसको मैंने लिखा उल्टा। अभी कंपल्सरी नहीं है कि उल्टा लिखना ही है, बट वो इजी रिएक्शन जाने के लिए मैंने उल्टा लिखा। और दो अल्काइल हैलाइड्स के बीच में मेटल यूज होगा सोडियम। वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल यूज होता है, याद रखो। यहाँ पे 2 अल्काइल हैलाइड यूज किया है, तो मतलब सोडियम भी मुझे 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। और जब भी सोडियम हम लोग यूज करेंगे, एरो के ऊपर आएगा ड्राई ईथर। अब देखो यहाँ पे R और X में X होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सेम यहाँ पे होगा, X इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करके ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। मतलब 2X जाने वाले, बट 2X को लेने के लिए कौन आ रहा है यहाँ पे? 2 सोडियम। तो यहाँ पे 2Na2X, मतलब 2NaX रिमूव हुआ। फिर बचा क्या यहाँ पे? ये पूरा पार्ट अगर मैंने निकाल दिया तो क्या बच रहा है? R। तो यहाँ पे आएगा ये अल्केन। अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देना है तो मैं R की जगह पे लिखूंगी CH3, X के जगह पे लिखूंगी मैं Cl। अभी सेम यही यहाँ पे लिखना है, बट उल्टा करके लिखना है। और वुड्स रिएक्शन में बच्चों कौन सा मेटल यूज करते हैं हम लोग? सोडियम। और ये लेना है 2 टाइम्स। एरो के ऊपर ड्राई ईथर। क्या करेंगे? यहां से रिमूव होगा Cl, यहां से रिमूव होगा Cl, और दोनों Cl को लेने के लिए क्या आएगा? 2 टाइम्स सोडियम। तो यहाँ पे 2NaCl रिमूव होगा, और यहाँ पे जो बच रहा है वो लिखो CH3 बॉन्ड दिखा के लिखना है। तो ये बना मेरा इथेन। ठीक है। प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम सोडियम, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट एंड फ्रॉम फिनॉल। तो सोडियम बेंजोएट देखो क्या होता है, बेंज बोला है मतलब बेंजीन आएगा। ओएट ये एस्टर का सफिक्स होता है, तो एस्टर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और सोडियम बोला है तो सोडियम। ठीक है। अभी यहां से मुझे बेंजीन बना है, तो मैं ऐड करूंगी Na से ही, याद रखो। यहाँ पे Na से खत्म हुआ तो दूसरा रिएक्टेंट Na से स्टार्ट होगा, मतलब NaOH, और साथ में यहाँ पे ऐड होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको ना पूरा मिला के हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। अभी सोडियम बेंजोएट में हम लोग जब सोडा लाइम ऐड करेंगे तो यहाँ पे Na2CO3 गैस रिमूव होगा। Na2CO3, अभी देखो Na2CO3 कैसे, Na2 2 Na गया, CO3 3 ऑक्सीजन गया, तो बचा क्या?
बेंजीन और ये H, तो यहाँ पे बना ये बेंजीन, प्लस में आएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और नीचे ना जब भी रिएक्शन लिखोगे तो नीचे नाम लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम फिनॉल बोला है। फिनॉल वाला इजी है, 12th में भी ये बोर्ड्स में भी पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो फिनॉल बोला है, फिनॉल होता है बेंजीन अटैच टू OH, इससे मुझे प्रिपेयर करना है बेंजीन। अब आप देखो ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिनॉल से मुझे बेंजीन बनाना है, तो आप डिफरेंस यहाँ पे ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ऑक्सीजन का डिफरेंस, ये H तो होता ही है यहाँ पे, बट डिफरेंस किसका है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को लेने के लिए आएगा अपना जिंक, जिंक ऑक्सीजन को लेके जाएगा और बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और ये मिलेगा बेंजीन। अभी नेक्स्ट अल्कीन वाला पार्ट है, ये मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स। देखो अब ये रूल कैसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अभी ये अनसिमेट्रिकल क्या होता है वो देखो, ये अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन और ये मेरा है प्रोपीन। अभी मुझे कट करके देखना है डबल बॉन्ड के यहां से। अगर मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस मैंने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, देखो ऐसे, तो ये दोनों पार्ट ब्रेक करने के बाद सेम दिखेंगे CH2 CH2। अगर ये सेम दिखे तो ये अल्कीन है मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो एग्जांपल, डबल बॉन्ड के यहां से ही ब्रेक करना। अगर मैंने डबल बॉन्ड के यहाँ पे ऐसे अक्रॉस अगर इसको ब्रेक किया मॉलिक्यूल को, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिफरेंट दिख रहा है, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। समझा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अभी यहाँ पे ये रूल कब अप्लाई होगा? जब रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तब, और साथ में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी सेम, अगर कट करोगे तो दोनों पार्ट सेम नहीं दिखने चाहिए, डिफरेंट एटम्स हुआ तो अनसिमेट्रिकल। और देखो दो एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा है वो सेम है, बट डिफरेंस किसका आ रहा है? एरो के ऊपर जो लिखा है वो। तो देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, और यहाँ पे एरो के ऊपर कुछ दिया नहीं है, और इस वाले में एरो के ऊपर पेरोक्साइड दिया है। तो अगर क्वेश्चन में पेरोक्साइड दिया है तो वहां पे रूल लगता है एंटी मार्कोनिकोव्स, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते। और अगर पेरोक्साइड नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो वहां पे लगेगा मार्कोनिकोव्स रूल। फिर से अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड दिखा, पेरोक्साइड यहाँ पे लिख के भी दे सकते हैं, या फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे दिया होगा, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड ऐसे दिया होगा। अगर इसमें से कोई दिखा तो एंटी मार्कोनिकोव्स, अगर एरो के ऊपर नहीं दिया है कुछ तो मार्कोनिकोव्स। अभी ये सॉल्व करने के लिए ट्रिक है, वो देखो आप। अभी ट्रिक क्या है, यहाँ पे एक अल्कीन बोला है, तो अल्कीन जब भी दिखेगा उसका बॉन्ड ब्रेक करना है, और जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इन दोनों को देखना है, जिस कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है उन दोनों को ही देखना है। अभी इन दोनों को देखोगे तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? 2, और इसके पास हाइड्रोजन कितना है? 1। हाइड्रोजन ना, कार्बन नहीं। तो जिस कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो रहेगा प्लस, और जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो माइनस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे करेंगे HBr। H और Br का बॉन्ड ब्रेक किया तो Br होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए माइनस और H हो जाएगा प्लस। इतना समझा? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट H और Br दोनों भी अलग अलग। अभी मार्कोनिकोव्स में क्या करोगे, जिसे हमने पॉजिटिव दिया है ना, वो पॉजिटिव से ही जाके अटैच होगा। ये जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से ही जाके अटैच होगा, और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? CH3
CH के पास देखो एरो फॉलो करो, CH के पास कौन गया, Br, तो ऊपर या फिर नीचे लिखो, बीच में मत लिखो। डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, बना सिंगल बॉन्ड, और CH2 में कौन ऐड हुआ, H, तो ये हुआ CH3। इसका IUPAC कैसे आएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझाइए। अभी एंटी मार्कोनिकस, एंटी बोला, एंटी मतलब क्या, अपोजिट, उल्टा, तो यहाँ पे सेम करेंगे, बॉन्ड ब्रेक, इन दोनों को देखना है। जिस कार्बन पे ज्यादा H होगा उसे प्लस, और जिस पे कम है वो माइनस। HBr का बॉन्ड ब्रेक किया, H प्लस Br माइनस, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, इसलिए एंटी मार्कोनिकस। तो एंटी में बच्चों क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव को नेगेटिव से अटैच करेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से, अपोजिट। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना CH3। CH से कौन अटैच हुआ, H, तो CH बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, और CH2 से कौन अटैच हुआ, Br। तो इसका IUPAC क्या आएगा, 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन। समझाइए मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन से। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स और नॉट। ये जो रिएक्शन गिवन है वो रेडॉक्स है या नहीं वो बताना है। और दूसरा बोला है स्टेट ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स। तो अभी इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीडेंट्स बोला है। पहले ये टर्म्स देखो क्या दिया है। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये रिडक्टेंट क्या होता है, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो एजेंट बोला है तो एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे का काम करना, यही करते हैं एजेंट लोग। तो यहाँ पे ये जो एजेंट है ना, इसका काम है ऑक्सीडेशन करना। अगर ये एजेंट दूसरे, ऑक्सीडेशन खुद का नहीं करेगा, दूसरे का करेगा, क्योंकि इसका काम है दूसरे का ऑक्सीडेशन करना। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा मतलब खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करवाता है, ये याद रखो, ठीक है। और रिडक्टेंट मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इस एजेंट का काम है रिडक्शन करना, तो वो दूसरे का रिडक्शन करेगा और खुद का होगा ऑक्सीडेशन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग बोला है और यहाँ पर रिडक्शन है, तो याद रखो एजेंट है ये, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है बट खुद का तो रिडक्शन हो रहा है इसका, इसलिए रिडक्शन है ये। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे ना, तो याद रखो कि जिस भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिस भी स्पीशीज का रिडक्शन होगा वो स्पीशीज कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा, ये वाला पॉइंट आप याद रखो, नोट करके रखो कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब उसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अभी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से वापस से लिखना है और इसमें आप पहला चीज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो अभी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कैलकुलेट करना है वो देखो। ये जो पहले दिया है ना, इसमें जो कम एटम वाला रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, मतलब किसका, एस, आर्सेनिक। अगर मैंने लेफ्ट में एस का निकाला ऑक्सीडेशन स्टेट, तो राइट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट एस का ही निकालना है। समझा। अभी Br O3 माइनस है, इसमें देखो इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे सिर्फ Br दिया, यहाँ पे भी Br है, तो किसका निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, Br। अभी निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें याद रखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो ये बैलेंसिंग वाला नंबर नहीं लेना है, तो यहाँ पे ये 3 नंबर नहीं लेना है बैलेंसिंग वाला। तो हाइड्रोजन का चार्ज होगा +1, 3 टाइम्स बोला है तो +3, आगे का एलिमेंट देखना है तो प्लस, और आर्सेनिक का मुझे फाइंड करना है इसलिए x, वापस से प्लस आएगा। ऑक्सीजन का चार्ज कितना, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये पूरा सॉल्व करो, यहाँ पे कितना आएगा, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, बराबर ना।
+3 -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू +3 मिला। ठीक है, आर्सेनिक। अभी यहाँ पे आर्सेनिक का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ पे H कितना है 3, मतलब +1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा +3। आर्सेनिक का कितना है यहाँ पे AS का फाइंड करना है, तो X ऑक्सीजन कितना है -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5, x इज इक्वल टू x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो आर्सेनिक का यहाँ पे आ रहा है टोटल x इज इक्वल टू +5। अभी ब्रोमीन का निकालेंगे। यहाँ पे जो Br माइनस बोला है मतलब अकेला Br है, इसका रहेगा -1। अभी इसमें क्या करेंगे, Br को कैलकुलेट करना है तो x प्लस ऑक्सीजन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3, 6 x -6 इज इक्वल टू -1। क्यों -1 क्यों लिखा है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज है। फिर क्या होगा x माइनस कितना आएगा, x -7 इज इक्वल टू x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। ठीक है, तो यहाँ पे x का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5 बराबर है -1। इतना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके हुआ भी देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो आर्सेनिक था पहले +3 में था, रिएक्शन के बाद वो गया +5 में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी Br देखो, Br पहले +5 में था, रिएक्शन के बाद वो -1 में गया, तो यहाँ पे +5 से नंबर माइनस में गया, तो यहाँ पे हुआ इसका रिडक्शन। तो जिस रिएक्शन में दोनों होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिखना है देयरफॉर इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। समझा। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी ढूंढना है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन है मतलब उल्टा क्या आएगा, रिडक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा दोनों में से, इसका यहाँ पे हो रहा है, ये है अपना एजेंट। तो अगर मुझे लिखना है ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेंट कौन है, यहाँ पे पहले वाला लिखना है, वो नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, BrO3 माइनस। और रिडक्टेंट कौन है, देखो रिडक्टेंट ये वाला H3AsO3। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।